अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर कपतकी चंचला और आप सबको हमारे इस प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल में खुशामदीद। सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगी रमज़ान करीम के इस बाबरकत महीने में। और उसके साथ साथ आज हम अपने इस प्रोग्राम में एक डिफरेंट मौजू पे बात करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान के रोज़े हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, लेकिन यही यहाँ पर हम लोग ऐसे भी करते हैं कि कभी कभार लोगों को बहुत बीमारियाँ होती है, दिल की बीमारियाँ होती है, डायबिटीज़ होती है, वो इन सारी बीमारियों के साथ रोज़े नहीं रख पाता। तो ऐसे लोगों को किस तरीके से रोज़े रखने चाहिए और कब रखने चाहिए, और अगर कोई रोज़ा नहीं रख रहा किन हालात में उनको रोज़े रखने चाहिए, और अगर कोई नहीं रख सकता तो क्या हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि उनकी सेहत में मज़ीद बेहतरी आ सके। तो आइए हम वेलकम करते हैं हमारे मेहमान का हमारे इस प्रोग्राम में। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिनिश इमाम, जो पेशे के लिहाज से एक बहुत ही मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट है और आपने इन्हें किसी न किसी प्रोग्राम में ज़रूर देखा होगा। ये सिविल हॉस्पिटल में राइट नाउ प्रैक्टिस कर रही है एज अ कार्डियोलॉजिस्ट। तो आज हमारे शो पे बहुत सारा टाइम निकाल के आई हैं ताकि आपको हमारे प्रोग्राम में रोज़े और हार्ट की बीमारियों के किस तरीके से मैनेज करना है उसके बारे में बता सकें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिनिश, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप पेशे के लिहाज से एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो आपको पता है कि बहुत सारी बीमारियां होती है हार्ट से रिलेटेड। सबसे जो कॉमन बीमारी है वो क्या नाम है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर। बिल्कुल। तो ब्लड प्रेशर के जो मेन पेशेंट्स होते हैं, क्या उन्हें रोज़ा रखने चाहिए या नहीं रख सकते? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। असल में आपका क्वेश्चन इतना खूबसूरत और इतना अच्छा है कि देखें, ब्लड प्रेशर हर 3 में से 1 को ब्लड प्रेशर है हमारी पाकिस्तानी अवाम में। अच्छा, इनमें से 3 में से 1 है और वो भी एक्सेप्टेंस नहीं है कि हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो क्या हुआ? मतलब उसको कोई अहमियत नहीं देते ब्लड प्रेशर की बीमारी को। जब वो आम दिनों में ब्लड प्रेशर की दवा लेने में पाबंदी नहीं करते, तो रमज़ान का महीना, अब रमज़ान में तो देखें आपकी 14 घंटे की फ़ास्टिंग होती है, ठीक है? तो 14 घंटे की फ़ास्टिंग में आपने कोई मेडिसिन तो लेनी नहीं है, तो जो आपको 8-10 घंटे मिल रहे हैं जिसमें आप खाते-पीते हैं, तो उसमें आपको अपनी दवा की पाबंदी रखनी चाहिए। पहले तो इस चीज़ का मरीज़ को एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, अपने आप को एक मरीज़ वो शुमार करे। दूसरी अहम चीज़ ये कि अपने बीपी को चेक रखें। चेक करना यानी मॉनिटर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी रमज़ान से पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर दें। जैसे शाबान के महीने से हम रोज़े रखने शुरू कर देते हैं ताकि प्रैक्टिस में आ जाएँ रोज़ों की। इसी तरह अपने बीपी को जो कि एक बहुत ही कॉमन सी बीमारी है और लोग उसको अहमियत नहीं देते कि तो क्या हुआ, थोड़ा-सा तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। लेकिन उसकी कॉम्प्लिकेशंस इतनी ख़राब होती हैं कि अगर ब्लड प्रेशर शूट कर जाए, तो आपने देखा होगा मरीज़ फालिज के साथ, स्ट्रोक जिसको कहते हैं, ठीक है? हार्ट अटैक के साथ या किडनी फेलियर के साथ ये अस्पताल में आते हैं। तो इन लोगों को अगर शुरू में ही अपना इलाज आम दिनों में ही अच्छे से रखें, तो रोज़ा रखने में इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और अपना रमज़ान से कम 1 महीने पहले अपने मुआलिज, कोई भी हो, आपका फ़िज़िशियन हो, आपका दिल का डॉक्टर हो, जो भी आपका फ़िज़िशियन है, आपका मुआलिज है, उससे एक रिव्यू ज़रूर ले लें रमज़ान से पहले, 1 महीना पहले, कि भई हमारा स्टेटस ये चल रहा है और हम क्या रख सकते हैं ये नहीं, क्योंकि हर मरीज़, हर पेशेंट जो है वो मुख्तलिफ़ तरह से प्रेज़ेंट करता है। हर मरीज़ की बीमारियाँ अलग-अलग होती हैं, ठीक है? एक को अगर ब्लड प्रेशर है तो सिर्फ़ ब्लड प्रेशर है, एक को ब्लड प्रेशर के साथ कोलेस्ट्रॉल का भी इश्यू है, डायबिटीज़ का भी इश्यू है। तो वो कई-कई चीज़ें अगर हैं तो उसको फिर ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। तो एक मुआलिज से विज़िट रमज़ान से कम 1 महीने पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर की गोली है वो कोई इंसान सुबह में लेता है, कोई रात में लेता है, लेकिन रमज़ान के महीने में तो सुबह में गोली वो नहीं ले सकते। बहुत प्यारा सा सवाल है क्योंकि हमारी होस्ट भी डॉक्टर साहिबा है। तो असल में बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो वन्स अ डे होती हैं, यानी दिन में 1 मरतबा लेने वाली। तो डिसाइड ये करना होता है, कुछ गोलियाँ ब्लड प्रेशर की ऐसी होती हैं जो पेशाब आवर होती हैं, ठीक है? तो वो फिर हम रोज़े की हालत में यानी सहरी पे नहीं देते। तो वो डोज़ एडजस्टमेंट, मैंने यही कहा ना, हर मरीज़ की अलग तरह से होती है, तो वो फिर हम अफ्तार पे ले आते हैं। तो आप लोगों का ये काम होता है आम आवाम का, कि वो लाज़मी अपने मौलिज को, किसी को भी जिससे उनको वो मुतमईन है, उनको ज़रूर दिखा दें रमज़ान से पहले।
रोज़ा रखने से पहले, ताकि वो आपकी दवा की भी एडजस्टमेंट कर दें और डोज़ की भी एडजस्टमेंट कर दें। अच्छा, इसके साथ-साथ आप मुझे ये भी बताएँ कि अगर डॉक्टर अलाउ कर देते हैं रोज़ा रखने के लिए, तो सहरी के टाइम हमारे पेशेंट्स को क्या खाना चाहिए? ये दूसरा खूबसूरत सवाल क्योंकि रमज़ान में हमारे यहाँ जो है ना खाने का, पाकिस्तान में और बल्कि एशिया के, ये जो साउथ एशिया है, हम लोग को खाने का बड़ा शौक़ है। यानी हम चाहते हैं कि हद से हद हमारी टेबल भरी रहे इफ्तार की भी, और हद से हद टेबल भरी रहे सहरी की भी। लेकिन हम लोगों को जो दिल के मरीज़ हैं, उनके लिए, शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, देखिए ये वो बीमारियाँ हैं, ये वो कॉमन बीमारियाँ हैं जो हमारे घर में भी हर किसी को ना सही तो 1-2 फ़र्द को लाज़मी होती है। तो हर किसी के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है कि हर शख़्स को इससे फ़ायदा हो। तो देखिए सहरी को हमें हल्की और ऐसी चीज़ जैसे जो लंबा चले, जैसे दलिया है, जाव की रोटी है, ठीक है? या बाजरे की रोटी है, या मिक्स आटे की छिलके वाले आटे की गंदुम की रोटी है, तो वो लंबी चलेगी, ठीक है? उसमें घी का इस्तेमाल अगर चाहें तो बहुत थोड़ा-सा किया जा सकता है। घी की मिकदार हमेशा कम रखनी चाहिए। हमारे यहाँ ये होता है कि भई घी तो डॉक्टर साहब ने कह दिया है लेना है, तो वो पूरा-पूरा चम्मच डाल रहे होते हैं, ऐसे नहीं है। आपको मिकदार कम रखें तो आप अच्छे से चल भी सकते हैं, और आपकी वो रोटी आपको कोई 10 घंटे, 8 घंटे आपको एनर्जी भी देगी और पेट भी भरा रहेगा। तो हमें ताकत वाली चीज़ जो लंबी भी चले और आपको कमज़ोरी भी ना फ़ील हो, और आपकी चीज़ें भी बरकरार रहे, बीपी भी बरकरार रहे, शुगर भी अच्छा रहे। और बाकी ये कि ऑयली, डीप फ्राइड चीज़ें सहरी पे भी और अफ्तारी पे भी परहेज़ रखना है आपने, ठीक है? और दही, दूध आप इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। खजूर एक ले लिया करें, जो हमारी सुन्नत है कि हम सहरी पे भी इस्तेमाल करें, तो सारा दिन आपका बिल्कुल ऐसे अच्छे से गुज़रेगा, आपको एनर्जी की कमी महसूस नहीं होगी। और आप अफ्तार पे तो करते ही हैं खजूर से। अच्छा, आपने जो सहरी की चीज़ें बताई है वो तो हमारे नाज़रीन ने सुन ली, जी। लेकिन आपने कहा डीप फ्राइड आइटम्स नहीं नहीं खाने, तो खाने। फिर अफ्तारी कैसे होगी? सब कुछ हो सकती है, हर चीज़ का हल है। आजकल एयर फ्रायर्स आ गए, ठीक है? एयर फ्रायर में डालें आप और पकोड़े भी बन के तेल के बगैर तैयार हो जाएँगे। या नॉन स्टिक पैन्स, फ्राइंग पैन्स, डीप पैन्स ले लें, उसमें आप फिर सिर्फ़ ऑयल का ब्रश कर लें और उस पे रख दें पकोड़ों को, वो आपके पक के तैयार हो जाएँगे। स्टीम कर लें, ग्रिल कर लें, हर चीज़ पॉसिबल है अगर आपकी ख़्वाहिश हो तो। तो हम डीप फ्राइड चीज़ों से निकल आएँ। हम लोग के यहाँ मसला ये है ना कि हम चाहते तो हैं कि टेबल भी भरी रहे और उसमें हम हर चीज़ खा लें, लेकिन उसको हम एक तो क्वांटिटी हमारी कम, यानी मकदार हमारी कम होनी चाहिए। हम 2-2 4-4 समोसे और पकोड़े ना खाएँ, एक-एक कर दें, क्वांटिटी कम कर दें, डीप फ्राइड चीज़ों से बाहर आ जाएँ, फल फ्रूट ज़्यादा ले लें, ठीक है? चने खाए जा सकते हैं, दही बड़े खाए जा सकते हैं। ये देखिए हेल्दी, इसमें भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम हेल्दी चीज़ों को अपनी इफ्तार में भी और सहरी में भी इंक्लूड कर लें। अच्छा, जैसे कि हमें पता है कि जितने भी हार्ट पेशेंट होते हैं उनको नमक को भी कम रखना होता है, बिल्कुल। तो क्या ये ज़रूरी है कि सहरी और अफ्तारी के वक़्त भी वो नमक में कमी का इस्तेमाल? बिल्कुल, ये देखिए ये ब्लड प्रेशर और दिल का जो मामला है, इसमें नमक की हमें बहुत रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है? क्योंकि ये क्या करता है नमक, हम जब ज़्यादा नमक वाली चीज़ खाते हैं तो आपने खुद भी ये चीज़ नोट की होगी कि वो पानी, प्यास ज़्यादा लगती है। जी, बिल्कुल। आपने देखा होगा ना जब जी, बिरयानी जी। खाते हैं या बाहर के खाने खाते हैं तो हमें प्यास बहुत लगती है। तो नमकीन क्या करता है, वो पानी और मज़ीद माँगता है, तो हमारे जिस्म में पानी रुकता है, पानी रुकेगा तो बीपी बढ़ता है, ठीक है? तो ये एक छोटा-सा एक मैंने प्रोसेस आपको आसान लफ्ज़ों में समझाया है। तो नमक की मिकदार आपको कोई भी चीज़ बना रहे हो कम रखें। हम लोग वैसे हैं नमकीन, एशियंस ना, हम लोगों को नमकीन चीज़ें पसंद भी हैं और हमारी ज़ुबान थोड़ी तीखी है, तो अब क्या कर सकते हैं। क्योंकि पकोड़े बगैर नमक के कैसे नहीं, नहीं, लगेंगे खाने बगैर में? नहीं, कम कर दें, मिकदार सिर्फ़ कम कर दें उसमें। यानी वो जो कहते हैं ना हस्बे ज़रूरत, तो हस्बे ज़रूरत बस ज़रा-सा ऐसे बराए नाम डालें आप, ताकि कुछ फ्लेवर आ सके। अच्छा, हमारे पास दिल के मरीज़ जितने भी हैं, उनको क्या ये अफ्तारी और सहरी के बीच में जो वो एक रात का एक और डिनर करते हैं, वो हुँ। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए ये डिपेंड करता है कि वो अफ्तार क्या कर रहे हैं, ठीक है? अगर तो वो अफ्तार सिर्फ़ फल का एक बोल, यानी एक प्याला और खजूर या शरबत से कर रहे हैं, तो फिर तो ठीक है, खाना बनता है। और अगर तो पूरी टेबल भरी थी आपकी पकोड़ों से, समोसे से या व्हाटएवर इट वाज़ देयर, तो उसके बाद तो मेरा ख़्याल है कि इतनी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपने सहरी भी हमें करनी होती है और सहरी सुन्नत है, तो वो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बीच का वक़्त अगर उसको एक्सरसाइज़, वॉक और तरावी में, इबादत में ख़र्च कर दें, तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा।
अच्छा, इसके साथ-साथ ये तो हमने बात कर ली ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स की, लेकिन जो पेशेंट जिनको एंजियोप्लास्टी हो चुकी है या उनके हार्ट ब्लॉक है या हार्ट अटैक पहले हो चुका है, तो उन लोगों को रोज़ा रखने की परमिशन है या नहीं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि जिसके लिए यूजुअली हमारे पास पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं कि देखें कैटेगरीज होती हैं हमारे यहाँ ना। एक होती है कि बिल्कुल ही हाई रिस्क कैटेगरी की जिनको हम कहते हैं आप नहीं रख सकते रोज़ा, तो उन ठीक है। कैटेगरीज़ में कौन-कौन आता है? दीनी हिसाब से देखें वो अलग है कि अल्लाह ताला ने देखिए बीमारी में माफ़ी रखी हुई है, लेकिन हमारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में वो हाई कैटेगरी हाई रिस्क कैटेगरी है, एक इंटरमीडिएट रिस्क कैटेगरी है और एक लो रिस्क है। तो हम जिन्हें सेफली परमिशन देते हैं वो लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं। अब मैं एक-एक करके आपको सारी कैटेगरी बताती हूँ। जैसे कि आपने ये पूछा कि जिनका हार्ट अटैक हुआ है और एक एंजियोप्लास्टी वाले पेशेंट्स हैं या बायपास हुआ है या मतलब जो भी ट्रीटेड हैं विद मेडिकेशंस, बिल्कुल ठीक नॉर्मल इंसान की तरह चल रहे हैं, तो दे आर इन द लो रिस्क जोन। लो रिस्क जोन वाले पेशेंट आराम से आसानी से बस सिर्फ दवा की एडजस्टमेंट होती है, वो आपका कंसल्टेंट जो भी डॉक्टर देख रहा है वो आपको उसमें दवा की एडजस्टमेंट करके बताएगा कि ऐसे ऐसे खानी है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट रिस्क वाला वो होता है कि जैसे फ़र्ज़ करें पिछले 6 महीने में उसको कोई दाखिले की ज़रूरत पड़ी थी, यानी उसको कोई अंजाइना दोबारा हुआ या उसको कोई ऐसी तकलीफ़ हुई जिसके लिए उसको इमरजेंसी जाना पड़ा, या बीच में उसका कोई कोई कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई था या बीपी बहुत अनकंट्रोल्ड था या व्हाटएवर। तो वो अगर पिछले 6 महीनों में अगर वो बीमार रहा और उसको 1-2 एडमिशन्स की ज़रूरत पड़ी, तो वो थोड़ा-सा इंटरमीडिएट रिस्क में है। अच्छा, तीसरा जो हाई रिस्क ज़ोन है वो जैसे अभी फ़र्ज़ करें किसी पेशेंट का कल स्टेंट हुआ और कल से रमज़ान है, ठीक है? एक मिसाल दे रही हूँ। तो वो ऐसा नहीं है कि वो 1 दिन के अंदर रख ले। कम से कम भी उसको स्टेबल, क्योंकि वो रीसेंट उसको एंजियोप्लास्टी हुई है, रीसेंट कोई ट्रॉमा से गुज़रा है या रीसेंट हार्ट अटैक हुआ है। तो उन पेशेंट्स को जो एक्यूट हार्ट अटैक वाले हैं 2 वीक्स 3 वीक्स तक तो वो नहीं रख सकेंगे रोज़ा। अगर उनको बिल्कुल फ़र्ज़ करें रमज़ान से 1 दिन पहले उनको कोई अटैक पड़ता है, तो वो उस रमज़ान वो रोज़ा नहीं रख सकेंगे। तो वो हाई रिस्क कैटेगरी होती है। ये मैंने आपको कैटेगरी सिर्फ़ बताई उन लोगों की जिनको एंजाइना था या हार्ट अटैक था या बायपास हुआ हुआ था या स्टेंट लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, बाकी दूसरा अगर आप हार्ट फेलियर की बात करते हैं यानी हार्ट जिनका कमज़ोर हो गया, वो एक अलग कैटेगरी है। तो उसमें हम क्या करेंगे? हाँ, हाँ, उसमें भी इसी तरह हमारी हर डिज़ीज़ के लिए हमने रिस्क कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं। अब हम हार्ट फेलियर किसको कहते हैं? जिसमें हमारे दिल का पंपिंग एक्टिविटी कम हो जाए आपकी, ठीक है? तो उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। और अगर पंपिंग एक्टिविटी आपकी बहुत शदीद ख़राब है, यानी आपका सीवियर एलवी डिसफंक्शन है, सीवियर हार्ट वीक है, आम आम लफ्ज़ों में लोगों को ये बताया जाता है ना आपका दिल कमज़ोर है। तो अगर आपका शदीद किस्म का कमज़ोर है, उसकी भी 3 कैटेगरीज़ है कि मामूली दर्जे का है, कि दरमियाने दर्जे का है या शदीद है। शदीद वाला और उसको हम हाई रिस्क में रखते हैं, ठीक है? तो जो दरमियाने दर्जे का है, दवा के साथ एडजस्टेड है, एडजस्टमेंट अगर हुई भी है, उसको कोई साँस नहीं फूल रही, उसको कोई दर्द नहीं हो रहा और वो दवा के साथ बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार रहा है, तो वो पेशेंट रोज़ा रख सकता है। अच्छा, जितनी भी दिल की बीमार के पेशेंट्स होते हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो या जो लोग लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं, तो उनको हम लोग हमेशा डॉक्टर कहते हैं कि आप रेगुलर वॉक किया करें। तो रमज़ान में क्या वॉक रोज़ा रखने के साथ-साथ वॉक पॉसिबल है इन पेशेंट्स के लिए? हमारे यहाँ तो अवाम ये समझती है रमज़ान खाने का महीना है। आप दिनों से ज़्यादा खाना खाते हैं, अच्छा खाते हैं, इफ्तार भी अच्छा, तो डिनर भी अच्छा, तो सहरी भी अच्छी और वॉक कहीं भी नहीं होती। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल वॉक कर सकते हैं। देखिए तरावी अल्लाह ने एक्सरसाइज़ रखी है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग तरावी भी नहीं जाते, तो तरावी एक नेचुरल एक्सरसाइज़ है आपकी, आप करें। अगर वो नहीं कर रहे, तो आप वॉक करें। आप 15 मिनट की वॉक का टाइम निकालें, चाहे आप सुबह निकालें यानी हाँ, गर्मी है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, तो फिर आप दिन के टाइम पे रोज़े के औकात में वॉक नहीं करेंगे, आप इफ्तार के बाद आराम से वॉक कर सकते हैं। आप हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहेंगी रिगार्डिंग ये रोज़े और हार्ट की बीमारियों से रिलेटेड तो प्लीज़ बता सबसे दें। पहले तो देखिए नाज़रीन, आप लोगों को रमज़ान बहुत-बहुत मुबारक हो। असल चीज़ ये है, देखिए अगर आपको कोई ब्लड प्रेशर है या शुगर है या कोई भी दिल की बीमारी है, ठीक है? तो आप अपने मौलिज जिससे आप मुतमईन हो, हमारे पास आएँ, हमारे पास खुशी-खुशी आएँ, आप किसी भी मौलिज के पास जाएँ, विज़िट ज़रूर करें रमज़ान से तकरीबन 1 महीना पहले।
ताकि वो आपको बता सके कि आप इस काबिल हैं या नहीं हैं कि आप रोज़े रख सकते हैं या रोज़े नहीं रख सकते। क्योंकि हमारे यहाँ आम लोग ये समझते हैं कि हम रोज़े नहीं रख सकते, हमें तो भई अब शुगर है, हम तो नहीं रोज़े रख सकते। रखा जा सकता है, ये आपका नॉलेज आपको बेहतर बताएगा। अगर चीज़ें कंट्रोल में है, यानी हर चीज़ काबू में है, आपके नंबर्स, ब्लड प्रेशर, शुगर की रीडिंग्स, कोलेस्ट्रॉल, आपकी कैफ़ियत सही चल रही है दवाइयों के साथ, आप बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं। थैंक यू सो डॉक्टर मच। मिनिश, आप हमारे शो पे आई और हमारे नाज़रीन को इतने अच्छे तरीके से आपने गाइड किया कि रोज़े बहुत शुक्रिया। किस तरीके से एक हार्ट पेशेंट इस रमज़ान के महीने में रोज़े रख सकता है। थैंक बहुत यू सो शुक्रिया, मच। बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि डॉक्टर बिनिश ने हमें बताया कि रमज़ान में जो लो कैटेगरीज़ के लोग हैं जो रोज़े रख सकते हैं, तो आप लोगों को बस कुछ चीज़ों का एहतियात करना है। आप रेगुलर एक्सरसाइज या सिंपली वॉक करें, सहरी अच्छी चीज़ों से करें, हेल्दी डाइट जो होती है, नमक का कम इस्तेमाल करें। अगर आप अफ्तारी कर रहे हैं तो अफ्तारी में डीप फ्राइड आइटम, तेल का इस्तेमाल कम रखें। और इस तरीके से जो पेशेंट लो कैटेगरी में आते हैं या जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है या जिनकी बीमारियां ट्रीट हो चुकी है, तो वो लाजमी रोज़े रख सकते हैं और कुछ एहतियात साथ में करनी होगी आपको। लेकिन जो ऐसे पेशेंट हैं जो बिल्कुल एडमिट हो चुके हैं हॉस्पिटल में और जो रोज़े नहीं रख पा रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि आप किसी और से रोज़े रखवा सकते हैं, या फिर जब आप ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए, तो आप कज़ा के रोज़े रख लें। लेकिन आपको रोज़े रखने के साथ-साथ ये सारी जो एहतियात हमारी डॉक्टर ने बताया, ये ज़रूर करनी है। और आप ऑलरेडी अगर हार्ट पेशेंट हैं, तो आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर रोज़ा रखने से पहले कंसल्ट कर लें कि आपको कौन-कौन सी दवाइयाँ किस टाइम पे लेनी है और किन-किन चीज़ों का एहतियात करना है। तो इसी के साथ हम आज के अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और आपको हमारे इस शो को देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे शो से रिलेटेड कोई भी कमेंट्स देना चाहते हैं, तो नीचे दे सकते हैं। और नीचे हमारे मीडिया फोकस चैनल की वेबसाइट पे कोई शो अगर आप स्पेशली देखना चाहें, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और इसके साथ-साथ हमारे शो को और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।